अब हम फिर से एक बार परिशिष्ट को देखेंगे और परिशिष्ट में व्यक्तिगत विवरण के बाद जो 5वां कॉलम है, परिशिष्ट की बात कर रहा हूं, इसमें लिखा है अनुप्रमाणन फॉर्म 3 प्रति। इसमें यह ध्यान रखना है कि तीनों प्रतियां ही मूल लगानी है। मूल का मतलब आपको तीनों ही प्रतियां हाथ से भरनी है, जो कि आपने व्यक्तिगत विवरण में फोटोकॉपी लगानी है, लेकिन अनुप्रमाणन आपको मूल फॉर्म भरने, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, चलो तो हम अनुप्रमाणन की बात करते हैं। देखो, जो अनुप्रमाणन फॉर्म है आपका, वो कुछ इस तरह से है। ऊपर लिखा हुआ हो आपका अनुप्रमाणन। ठीक, चलो जो सामान्य कॉलम है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले पे ही लिखा हुआ है आवेदन क्रमांक। तो आवेदन क्रमांक आप तीनों फॉर्म में लिखते आए हैं, आपको लिखना है। फिर पंजीयन क्रमांक, रोल नंबर, तो आपको यहाँ की जगह अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक, उसके बाद आते हैं परीक्षा का नाम। तो परीक्षा का नाम हम आपको बता चुके हैं, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024। ठीक, पद का नाम, पद क्या है आपका, सहायक प्राध्यापक जिस भी विषय से आप हैं। ठीक, ठीक है, आपका विषय यहां लिखना है। ठीक, चलो उसके बाद चेतावनियां, कुछ चेतावनियां दी गई है, मतलब आपको इसमें कोई भी जानकारी असत्य नहीं बतानी है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, चलो अब जो बहुत सारे कॉलम आए हैं उनकी बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, क्या है पहला पॉइंट, पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में तथा उपनाम यदि कोई हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट में उपनाम नहीं होते हैं, तो आपको अगर है तो इसमें लिखना है, और नहीं तो खाली छोड़ देना है। उस पे ऐसी जो डब्बा है उसमें ऐसा डंडा आपको खींच देना है। ठीक, तो नाम लिखेंगे और कुल नाम या सरनेम आपको यहाँ लिखना है। ठीक, चलो फिर दूसरा पॉइंट आता है, ये सारी चीजें मार्कशीट के हिसाब से भरनी है बच्चों, इस बात का ध्यान रखें। वर्तमान पूरा पता, तो आपका जो भी पता है जहां वर्तमान में रहते हैं वो लिखना है। ठीक, तो आपको इसमें अपने ग्राम का नाम, जो आपका थाना लगता है उसका नाम, जिले का नाम, आपके घर का जो नंबर है वो, आपकी कोई गली है, किसी रोड के किनारे आपका घर पड़ता है, आपका कोई विशेष शहर या नगर है, और राज्य जिसमें आप रहते हैं, सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको यहाँ लिखनी है। फिर ये वर्तमान पते की बात हो गई। अब तीसरा कॉलम आता है स्थायी पता। तो देखो, बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा कहीं जॉब में होते हैं या कहीं और किसी विशेष उद्देश्य से गए होते हैं, तो उनका वर्तमान स्थायी पता अलग अलग होता है। तो अलग है तो अलग लिखना है, अगर सेम है तो फिर सेम ही दोनों जगह भर देना है। ठीक, अनुप्रमाणन के हम अगले पेज पर आते हैं। ठीक, तो इसमें जो सब पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप मूलतः पाकिस्तान के निवासी हैं तो उस देश में आपका पता और भारतीय संघ में प्रव्रजन की तारीख, मतलब आप कब पाकिस्तान से प्रव्रजित होकर भारत आए थे। ठीक, अगर नहीं है तो इसमें केवल नहीं लिखना है और बाकी सारे कॉलम को कट कर देना है, या कट करने की जगह आप इस तरह से डंडे जो है खींच सकते हैं। ठीक, लेकिन कोई भी कॉलम को ध्यान रखें, जो आप नहीं भर रहे हैं उसको या तो इस तरह से कट कर दें या ऐसी लाइन खींच दें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक, अब आता है आपका चौथा कॉलम। चौथे कॉलम में आप देखिए, आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है, तो 1 बाय 1 एक एक करके अंक इसमें लिखने हैं। ठीक, फिर पांचवा कॉलम, इसमें आपको लिखना है आवेदक का ईमेल आईडी, तो आप अपना ईमेल आईडी यहां लिखेंगे। ठीक, छठवां कॉलम है, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, तो एक आपका अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपने, फिर जो दूसरा नंबर है अपने पिताजी का, घर का, या किसी अच्छे दोस्त का आप दे सकते हैं। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं सातवें कॉलम की। तो बहुत चलो ठीक है, इसको कट कर दिया। तो आपका सातवां पॉइंट है, देखो सातवें पॉइंट में बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं, इसको बताता हूं। तो देखो, आप जहां पिछले 5 वर्षों में रहे हैं 1 साल से ज्यादा, तो वो आपको लिखना है, जिसमें विदेश भी शामिल है, मतलब कहीं अब्रॉड आप गए हैं, और जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। घूमने फिरने की बात नहीं है, अगर 1 साल से ज्यादा रहे हैं तो उन सभी स्थानों के आपको ब्यौरे देने हैं,
जहां आप 21 साल के बाद 1 साल से अधिक रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसमें पहला पॉइंट, आप कब से रह रहे हैं, ठीक है, तो उस दिनांक को या ईयर को आप लिखेंगे, कब तक रहे हैं वो आपको यहां लिखना है, जब तक भी रहे हो, ठीक। फिर निवास का पूरा पता, तो जहां आप रहे हैं वहां का पूरा पता बताना है, मतलब पूरे में आता है आपको उस गांव का नाम या कोई शहर हो सकता है, उस थाने का नाम जिसमें वो पड़ता है, उस जिले का नाम या फिर घर का नंबर, उस गली का नाम, उस सड़क का नाम, और वो नगर है, जिला है, राज्य है, क्या, आपको सारी चीजें इसमें लिखनी है, ठीक। पूर्ववर्ती खाने में, मतलब जो तीसरे नंबर में भरा था पूरा पता, अब चौथे में आपको उसका जिला मुख्यालय का नाम लिखना है कि वो जो गांव, शहर, थाना, गली किस जिले में आती थी, इसमें लिखना है। पांचवा, निवासित अवधि पर रहने का कारण, उद्देश्य और रिमार्क, आप वहां की जगह क्यों गए थे या कोई विशेष उद्देश्य के लिए गए थे, पढ़ाई करने गए थे, कुछ काम करने गए थे, तो वो आप यहां लिख सकते हैं। अब देखो, इसमें बहुत सारे बच्चे जो कहीं बाहर तैयारी कर रहे होते हैं या जो कहीं बाहर रह रहे होते हैं या जो घर पे ही रह रहे होते हैं, उनके लिए बता रहा हूं। अगर तैयारी का आप नहीं बताना चाहते हैं कि बाहर रह रहे हैं हम 2-3 साल से, और जो बच्चे घर रह रहे हैं उनके लिए, आप कब से रह रहे हैं, तो आप जब 21 साल के हुए थे वो वाली डेट डालेंगे, कब तक, तो अभी वर्तमान तक लिखेंगे। आप निवास का पूरा पता, जो आपके घर का वर्तमान पता है वो लिखेंगे, जिला मुख्यालय का नाम लिखेंगे, और अगले में उद्देश्य। तो जो बच्चे घर ही रह रहे हैं या जो बच्चे बाहर तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसका उल्लेख नहीं करना चाहते, तो वो यहां लिखेंगे निज निवास, मतलब आप अपने घर पर ही रह रहे हैं, ठीक है, यही आपका उद्देश्य है, जो आपका घर है वहीं आप रह रहे हैं सामान्य रूप से, ठीक। चलो, अब आपका आता है 8वां पॉइंट। 8वें पॉइंट में आपको अपने पिताजी और माताजी का विवरण देना है, ठीक, दोनों में से एक का भी दे सकते हैं। पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो, देखो, तो आपको अपने पिताजी का यहां नाम लिखना है। अब ये उपनाम जो है ना बच्चों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अंतर यही बता देता हूं। उपनाम का मतलब जो आपका प्रचलित नाम है गांव या शहर में, उसको लिखना है, जबकि जो कुल नाम होता है ना, इसको हम सरनेम कहते हैं इंग्लिश में। तो ये और ये दोनों अलग अलग हैं। कुल नाम सरनेम में जो आपका लिखते हो, जैसे मेरा नाम मनोज पाल है, तो सरनेम में पाल आ जाएगा। उपनाम में जो नाम चलता है, जैसे गांव वाले लोग मुझे मोनू के नाम से जानते हैं, तो जैसे किसी के पिताजी को किसी और नाम से जानते होंगे, उनका मूल नाम अलग है और जो प्रचलित नाम अलग है उसको लिखना। तो यहाँ पे आपको प्रचलित नाम लिखना है जिससे आपको लोग सामान्य रूप से जानते हैं, ठीक। तो उपनाम में आपको ये लिखना है, ठीक है। चलो, अगला इसी में सब पॉइंट है खा। वर्तमान डाक का पता, तो वर्तमान डाक का पता यदि स्वर्गवास हो गया है, मतलब हो सकता है अनफॉर्चुनेटली किसी के पिताजी या माताजी नहीं हो, तो उनको जो पिछला पता है जहां वो रहते थे उनका पता देना है। तो उसमें वो सारी चीजें, गांव, शहर, जिला, पिन कोड लिखना है। व्यक्ति अनुप्रमाणन के हम अगले पेज पर आते हैं, जिसमें जो पिताजी हैं, माताजी हैं, उनके घर का स्थायी पता बताना है आपको, ठीक है। तो स्थायी पता सेम चीजें, आपको गांव, शहर, जिला, राज्य और पिन कोड लिखना। फिर अगला है व्यवसाय। अब देखो, इसमें ऑप्शन दिए हैं, शासकीय, अशासकीय, प्राइवेट या अन्य। तो देखो, जिनके शासकीय है वो शासकीय पर टिक कर देंगे, बाकी को काट देंगे और यहाँ शासकीय लिख देंगे। आपको यहाँ पे फॉर्म दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो है वो लिख देंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों के पता है कृषि कार्य करते हैं, तो सारे जो लिखे शासकीय, अशासकीय, प्राइवेट, इनको काट कर यहाँ कृषि लिख सकते हैं, और जिनके शासकीय अशासकीय में है वो तो यहाँ लिख देंगे। फिर जिस सेवा में वो हैं उसका पदनाम और कार्यालय। देखो, धारित पद का नाम, तो जो पिताजी जिस भी पद पर हैं उस पद का नाम लिखना है। पद का प्रकार क्या होगा, उन्होंने दिया है या तो संविदा पर है या नियमित है, तो उन्हें लिख सकते हैं, या जिस पर है वो लिख सकते हैं। विभाग का नाम, जिस विभाग के अंतर्गत आपके पिताजी या माताजी काम करते हैं वो लिखना है। विभाग का पता, जहां विभाग स्थित है वो लिखना है।
विभाग का संपर्क, तो अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो गूगल कर लें, उस पर विभाग का संपर्क नंबर दिया होगा, उसको लिख देंगे या पिताजी से पूछ लेंगे, जो बहुत सारे लेटर्स आते हैं उसमें लिखा होगा। विभाग का ईमेल एड्रेस, तो विभाग का ईमेल एड्रेस भी आप गूगल करेंगे मिल जाएगा, नहीं तो पिताजी के पास होंगे। ठीक, चलो अब आता है नौवां। नौवें पॉइंट में बहुत सारे सब पॉइंट है। देखो, नीचे लिखे व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, हमको नेशनैलिटी की बात करनी है, राष्ट्रीयता की। तो इसमें क्या लिखना है आपको? सबसे पहले पिता आपके भारतीय हैं या कोई और मूल के, तो आपको लिखना है माता भारतीय, पति या पत्नी अगर जिसके हैं वो लिखेंगे भारतीय है, या किसी की अब्रॉड हो सकती है तो वो लिख सकते हैं। तो पति पत्नी अगर जिसकी नहीं है वो यहाँ पे इस तरह से डैश लगा सकते हैं। ठीक, उम्मीदवार स्वयं भारतीय है तो यहाँ की जगह भारतीय लिखेंगे। अब देखो, इसमें दूसरा सब पॉइंट है, पति या पत्नी का जन्म स्थान। तो अगर आप लड़की हैं तो आपके पति का जो जन्म स्थान है वो लिखना है, अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का जो जन्म स्थान है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक, फिर अगला पॉइंट आता है 10वां। 10वें पॉइंट में आपको लिखना है आवेदक की जन्म तारीख। तो जो आपकी जन्म तारीख है जानते हैं, लिखना है किस फॉर्म में? वर्ष, माह और आपका वर्ष, माह और दिन। ठीक, आवेदक की आयु, आवेदक की आयु जो है आपको वर्तमान, मतलब आप 1 जनवरी 2025 तक ले सकते हैं कि वर्तमान आयु, या फिर आप आज की डेट से भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान आयु का मतलब 1 जनवरी 2025 से आप लगा लें, वर्ष, माह और दिन इसमें लिख सकते हैं। ठीक, फिर एक और इसमें अगला है मैट्रिक उत्तीर्ण करने के समय, जब आप 10वीं पास हुए थे तब आपकी एज क्या थी, यहां आपको लिखना है। आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट में देखना है कि किस ईयर में पास की है और आपकी बर्थ ईयर क्या है, उससे आप साल निकालेंगे तो उस समय आपकी निकल जाएगी। आप जनरली लिख सकते हैं 15, 16 या 17 वर्ष में जनरली पास होते हैं मैट्रिक। ठीक, चलो अब हम 11वें पॉइंट पर आते हैं। 11वें पॉइंट में सब पॉइंट दिया हुआ है आवेदक का जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वो स्थित है। तो आपको स्थान लिखना है, कोई छोटी जगह हो सकती है, फिर वो जिस जिले में आता है वो लिखना है और जिस राज्य में आता है वो लिखना है। ठीक, फिर खा पॉइंट है, इसमें खा वाला हो गया खा। इसमें वह जिला या राज्य जहां के आप निवासी हैं, तो हो सकता है किसी का जन्म स्थान कहीं और हुआ हो और वो निवासी कहीं और का हो, तो इसमें स्थान, जिले और राज्य का नाम लिखना। ठीक, चलो 12वां। ठीक है, 12वें पॉइंट में भी सब पॉइंट है का। आपका धर्म क्या है, तो आपको अपने हिसाब से धर्म लिखने ने, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है खा, इसमें आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें नॉन क्रीमिलियर है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं? तो आपको सबसे पहले अगर है तो हाँ में उत्तर देना है, और नहीं है तो नहीं में उत्तर देना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, श्रेणी का नाम, आप किस श्रेणी से आते हैं। जैसे आप एसटी में हो सकते हैं, आप एससी में हो सकते हैं, आप ओबीसी में हो सकते हैं, आप जो है ईडब्ल्यूएस में हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा ओबीसी का है लेकिन वो क्रीमी लेयर में आता है तो वो इस तरह से लिख सकता है लेयर, और जो बच्चा ओबीसी का है, ओबीसी का है और वो नॉन क्रीमी लेयर में आता है तो इस तरह से नॉन क्रीमी लेयर लिख सकता है। ठीक, हाँ ये हो गया। अब हम अनुप्रमाणन के अगले पन्ने पर जाते हैं, इसमें अब 13वां पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक, चलो बड़ा पॉइंट। अब हम 13वें पॉइंट पर आते हैं, इसमें आपको अपनी शैक्षणिक अर्हताओं के बारे में लिखना है। ठीक, इसमें 5 कॉलम दिए हैं, पांचों की बात करते हैं। पहला कॉलम है शाला या महाविद्यालय का नाम और पूरा पता, आपको 10th से लिखना है। तो शाला या महाविद्यालय का नाम जिस स्कूल से पढ़े हैं पहले पॉइंट में वो लिखेंगे। दूसरा है प्रवेश, प्रवेश की तिथि क्या है जब आप एंटर किए थे, अगर आपको याद है कहीं लिखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रवेश की तारीख जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, 1 जुलाई और जिस ईयर में
आपने लिया है वो आप यहां लिख सकते हैं। ठीक, शाला महाविद्यालय छोड़ने की तारीख, तो छोड़ने की जो तारीख है वो आपकी मार्कशीट पर लास्ट में लिखी हुई होगी, वहां से आप छोड़ने की तारीख लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है इसमें चौथा, उत्तीर्ण परीक्षा का नाम। कौन सी परीक्षा, जैसे आपने 10वीं में हाई स्कूल की परीक्षा पास की है तो हाई स्कूल परीक्षा, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अगला 5वां पॉइंट है इसी में, प्रमाण पत्र, अंकसूची क्रमांक या रोल नंबर, तो आप इसमें अपना रोल नंबर लिखेंगे। ठीक, इस तरह से। फिर से अब आप 12th के बारे में सेम चीज, आपके जो स्कूल है उसका नाम लिखना है। फिर प्रवेश की तारीख, जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है वो 1 जुलाई और जिस साल में लिया है वो लिख सकते हैं। छोड़ने की तारीख मार्कशीट में लास्ट में लिखी हुई है। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो यहाँ हाई स्कूल की जगह हायर सेकेंडरी परीक्षा आ जाएगा। रोल नंबर आपको अगेन लिखना है। ठीक, चलो फिर आपको अपने स्नातक का लिखना है, तो स्नातक में आपको लिखना है महाविद्यालय का नाम सबसे पहले। दूसरा प्रवेश जनरली 1 जुलाई को 2000 हम जिस साल में होते हैं वो लेते हैं, या जिसको याद है वो उस तरह से लिख सकते हैं। छोड़ने की तारीख क्या होगी, छोड़ने की तारीख आपकी जो लास्ट सेम की मार्कशीट आती है उसमें लिखी होती है। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो स्नातक परीक्षा, ठीक, कॉलेज की बात कर रहा हूं, यूजी में। रोल नंबर आपका मार्कशीट में लिखा है। अगला पीजी में आप जिस कॉलेज से पढ़े वो, प्रवेश की तारीख अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 जुलाई 2000 जो भी आपका सन है। छोड़ने की जब आप मार्कशीट में लास्ट में लिखा होगा। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम स्नातकोत्तर परीक्षा, ठीक, रोल नंबर लिखा हुआ। ठीक, इसके बाद अगर आप और पॉइंट्स में बताना चाहें नेट के बारे में, सेट के बारे में, या फिर पीएचडी के बारे में बताना चाहें तो वो नीचे आप बता सकते हैं इसी क्रम में। ठीक है, चलो अगला 14 नंबर का पॉइंट है, इसमें आता है यदि आप कभी नियोजित रहे तत्संबंधी ब्यौरे दें। अगर आप कभी कहीं काम किया हो, शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय या कहीं और, तो आप उसके बारे में यहां बता सकते हैं। सारे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप जो जो मांगा है उसमें लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो 15वां पॉइंट है, बहुत बड़े पॉइंट है, केवल हाँ या नहीं में जवाब आपको देना है। देखो, क्या पिछली सेवा किन्हीं नियमों के अधीन 1 महीने का नोटिस देकर सेवा छोड़ी गई थी, तो क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, या जब आपकी सेवा को समाप्त करने के लिए नोटिस दिया गया था, या बाद में आपकी सेवा के वास्तव में समाप्त होने से पहले तक आपसे किसी मामले में आपके आचरण के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था। यदि हाँ तो विवरण का दस्तावेज दें। जिस बच्चे का हाँ है वो नीचे वाले पॉइंट्स भर सकते हैं और क्या क्या स्पष्टीकरण दिया था वो लिखें, और जिसका नहीं है वो सिंपल नहीं लिखे और हाँ को काट दें। ठीक, चलो 16 नंबर का कॉलम, इसमें बहुत सारे सब पॉइंट हैं तो इनको ध्यान रखें। देखो, तो जिसमें हाँ का जवाब होगा उसमें हाँ लिखना है और नहीं को काट देना है। ठीक, और जिसमें आप नहीं लिखेंगे तो ध्यान रखना कि आपको हाँ को काट देना है। ठीक, देखो, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए? अगर हाँ है तो हाँ लिखो, नहीं को काट दो, और नहीं है तो नहीं को लिखो, हाँ को काट दो। सेम ऐसे ही करना। क्या आप पे मुकदमा चलाया गया है? कोई भी चूज सकते हैं, हाँ या ना। फिर नजरबंद रखे गए हैं, किसी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं। क्या आप कभी किसी लोक सेवा आयोग के कर्मचारी या किसी अन्य संस्थान द्वारा किसी परीक्षा में बैठने के लिए विवर्जित, ध्यान रखना ये अगला पॉइंट है आपका, किस नंबर का, यह नंबर का, उसमें विवर्जित या अयोग्य ठहराए गए। तो किसी भी परीक्षा, या तो लोक सेवा आयोग की, संघ या राज्य, या फिर कोई भी अन्य स्टेट की परीक्षाओं में अगर आपको विवर्जित किया गया है, मतलब आपको उस परीक्षा से अयोग्य ठहराया गया हो, तो इसका विवरण आप यहां दे सकते हैं। क्या आप कभी किसी परीक्षा के लिए विवर्जित ठहराए गए हैं, या किसी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था द्वारा निष्कासित किया गया? अगर आपको कहीं से निष्कासित किया गया है तो उसका उल्लेख यहां करें। और ध्यान रखें कोई भी गलत जानकारी ना दे,
क्योंकि ये जो अनुप्रमाणन है ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो अगर आप वेरिफिकेशन में पाए गए तो आप वैसे ही परीक्षा से निरस्त या विवर्जित मान लिए जाओगे, ध्यान रखना। ठीक, चलो अगला पॉइंट है, क्या आपको शासन के अधीन किसी अन्य कारणों से कार्यदायित्व या प्रशिक्षण आदि के दौरान कार्यमुक्त किया गया है या निष्कासित किया गया है या निकाला गया है? अगर हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं। ठीक, चलो फिर अगला पॉइंट 17 नंबर का अलग यहीं लिख लेते हैं। चलो 17 नंबर का पॉइंट है, इसमें लिखा है, क्या इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है क्या? यदि है तो उक्त 16 बिंदु के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के संबंध में हाँ हो तो आपको इस अनुप्रमाणन भरते समय गिरफ्तारी, निरुद्ध, जुर्माना, दोष सिद्धि या दंडावेश आदि के पूरे ब्यौरे को प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब जो 16 पॉइंट है, अगर आप किसी में भी हाँ है तो उसका पूरा विवरण आपको देना है। ठीक, चलो जो 16 में अगर आपने हाँ या नहीं लिखा है, अगर हाँ लिखा है तो उनके लिए है ये कौन सा अपराध या आरोप था उसके बारे में लिखना है 17 के सब पॉइंट 1 में। फिर दूसरे में पुलिस थाने में पंजीयन क्रमांक या थाने का नाम, जिले या राज्य का नाम, वो आपको यहाँ लिखना है। फिर तीसरा सब पॉइंट है, यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो उसका लिखना है। 4 मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा निपटारा किस तारीख को किया गया उसके बारे में लिखना है। और अगर आपको कभी कोई दंड दिया गया हो न्यायालय के द्वारा तो उसको यहाँ लिखना है। अनुप्रमाणन फॉर्म के अगले पेज पर जाते हैं। इसमें जो छठा पॉइंट है वो, क्या आपको दोषमुक्त किया गया तो हाँ या नहीं। 7वां, दोष मुक्ति संदेह का लाभ पर आधारित है या मामला वापस ले लिया गया। बहुत सारे लोगों पर झूठे मामले लगाए जाते हैं, वो वापस ले लिए जाते हैं, तो उसका विवरण आपको करना है। 8वां, उक्त संबंधी दस्तावेज संलग्न करने। तो जो 16 और 17 पॉइंट आपने भरे हैं उसमें आपके जवाब अगर हाँ में है तो आपको जो भी दस्तावेज थे उनको संलग्न यहाँ करना है। ठीक, 18वां नंबर, क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार के द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया हो, मतलब जो गैर कानूनी हो, उसमें आप भाग ले रहे हैं या उसके सहयोजित रहे हैं या उसमें अपने काम करते हो या उससे किसी भी प्रकार से जुड़े हो, तो उसका विवरण देना है। अगर हाँ है तो हाँ में और फिर विवरण देना है, और नहीं है तो हाँ को काट देना, नहीं लिखना है और वहां की कट कर देना। ठीक, चलो अब देखो अगले जो कुछ कॉलम है उसको देखते हैं। 18वें पॉइंट के बाद कुछ कॉलम दिए उनकी बात करते हैं। दिनांक लिखा है, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं या जमा कर रहे हैं उस दिन की डेट लिखें। स्थान जहां से भर रहे हैं वो, या फिर आप इंदौर आके जमा कर रहे हैं तो यहाँ का भी लिख सकते हैं। उम्मीदवार के हस्ताक्षर, तो यहाँ आपको साइन करने हैं, और उम्मीदवार का नाम, आपको अपना नाम लिखना है। ठीक, चलो अब इसमें कुछ टिप्पणी लिखी हुई है, कृपया इस अनुप्रमाणन फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी को देखें। मतलब आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है। ठीक, यथा स्थिति हाँ या नहीं को काटकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग दिया जाना जरूरी है। तो मैंने कहा, जैसा कि आपको बताया, कि अगर आप हाँ लिखते हैं तो आपको हाँ लिखना है और नहीं को काट देना है इस तरह से। अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर हाँ को आप इस तरह से काट दें। ठीक, यही इसमें लिखेंगे। 19वां पॉइंट है, आपके मोहल्ले के 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों या निर्देशियों के नाम जो आपको जानते हो। मतलब ये जो अनुप्रमाणन है ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो आपके मोहल्ले के आस पड़ोस के 2 जो बालिग हैं, जो लोग उत्तरदायी हैं, आपको लगता है कि समझदार है, ठीक ठाक है, उनके 2 लोगों के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक, नाम बस लिख दें, ज्यादा पता नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक, अब अनुप्रमाणन फॉर्म बोल रहा है कि आपने जो भी जानकारी दी है वो सब सत्य है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पे ही आरोप आएगा इसका। ठीक, दिनांक, जिस दिनांक को आप फॉर्म भर रहे हैं या जमा कर रहे हैं लिख दें। स्थान, अपने स्थान का नाम या फिर इंदौर का नाम लिख सकते हैं। उम्मीदवार के हस्ताक्षर आपको साइन करने हैं और उम्मीदवार का नाम आपको लिखना है। ठीक, चलो जो अगला पन्ना है अनुप्रमाणन का, पेज नंबर 7,
वो नियुक्तिकर्ता कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। इसको आपको कुछ भी नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, चलो, तो इस तरह से ये आपका अनुप्रमाणन फॉर्म कंप्लीट होता है। ये अनुप्रमाणन फॉर्म आपने जैसा पहला भरा है ऐसे 2 और भरने हैं, मतलब कुल 3 आपको अपनी ही राइटिंग में भरना है और इसकी फोटोकॉपी नहीं लगानी है, तीनों मूल प्रति में लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, अब हम परिशिष्ट के 5वें कॉलम को पूर्ण कर चुके हैं। अब 6वां कॉलम है घोषणा पत्र का। किस चीज का घोषणा पत्र है ये? तो ये घोषणा पत्र है आपको किसी भी एग्जाम से विवर्जित किया गया हो या नहीं किया गया हो, वो जिसको हम इंग्लिश में डिबार कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, तो आपको विवर्जित किया गया है नहीं किया गया उसका घोषणा पत्र है। सबसे पहले इसमें साक्षात्कार की तिथि वाला कॉलम लिखा है, तो वो अभी नहीं आई है, आपको नहीं भरना है। विज्ञापन क्रमांक और दिनांक हम आपको बता चुके हैं, इसमें पहला कॉलम है। ठीक, उसके बाद परीक्षा का नाम, तो परीक्षा का नाम सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024। पद का नाम क्या है? सहायक प्राध्यापक, कोष्टक में अपने विषय का नाम। फिर आपकी घोषणा है इसमें मैं, आपका नाम लिखना है। अगर आप पिता का नाम लिख रहे हैं तो पति का नाम काट दें, और अगर आप पति का नाम लिख रहे हैं तो पिता का नाम काट दें, ऐसे लिखा हुआ है पिता या पति। ठीक है, तो आप जिसका नाम लिखें, पिता का नाम लिखेंगे तो पति काट देंगे, और पति का नाम लिखेंगे तो पिता का नाम ऐसे काट देंगे। और ध्यान रखना, श्री या श्रीमान लगाकर ही आपको नाम लिखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक, रोल नंबर आपको यहां रोल नंबर लिखने हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो दिनांक है आपकी आज की वो लिखना है। आयोग के बाकी सारा लिखा हुआ है, आपको पढ़ के नीचे आपको यहाँ पे साइन करने हैं, आपके हस्ताक्षर। फिर आपको आपका पूरा नाम लिखना है। फिर आपको आपका वर्तमान जो पता है उसको लिखना है। ठीक, बहुत ही सामान्य सा फॉर्म ये है। ठीक, चल, तो अब हम परिशिष्ट के 6वें पॉइंट को भी भर चुके हैं। 7वां पॉइंट इसमें लिखा हुआ हाई स्कूल की अंक सूची, तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसको लगाना है, उसकी फोटोकॉपी। 8वां पॉइंट हायर सेकेंडरी की अंक सूची, आपको भी इसकी फोटोकॉपी लगानी है। 9वां पॉइंट है अर्हता से संबंधित समस्त वर्षों की अंक सूची एवं उपाधि। देखो, जितने भी आपकी जो स्नातक और स्नातकोत्तर की मार्कशीट और डिग्री है उसको लगाना है 9वें नंबर पे। ठीक, उनकी फोटोकॉपी। 10वां, आपने यूजीसी नेट किया है या एमपी का सेट है तो उसका प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक, चल, उसकी फोटोकॉपी। 11 नंबर पे आपको लिखा है प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत जो अतिथि विद्वान हैं और उनका जो अनुभव का प्रमाण पत्र मिला है उसकी फोटोकॉपी यहाँ लगानी है। 12वें नंबर का कॉलम है मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र आपको देना है, मतलब जो रोजगार पंजीयन आपका हुआ है उसको लगाना है। ठीक, उसकी फोटोकॉपी है ना। 13वां नंबर, जो मूल निवासी पत्र है जिसमें स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपका बनता है उसका आपको यहाँ फोटोकॉपी लगानी है। और इसमें देखो गोल सील का प्रयोग करने का बोला गया है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि गोल सील किस तरह की, तो आपका जो भी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र डिजिटल बना हुआ है उसमें जिस भी तरह की सील लगी हुई है सब मान्य है, इसलिए गोल सील है चौकोर सील है कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बना हुआ। ठीक, चलो, 14 नंबर का पॉइंट आता है आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र। तो आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र मिला हुआ है सक्षम प्राधिकारी मतलब अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम के द्वारा बनाया जाता है, उसको आपको लिखना है। 15 नंबर पे मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में अगर आप ओबीसी में आते हैं, क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, उसका प्रमाण पत्र आपको देना है। ठीक, 16वां पॉइंट, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको उसकी फोटोकॉपी लगानी। 17वां नंबर का पॉइंट,
महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाह के बाद उपनाम मतलब सरनेम में परिवर्तन हो जाता है तो उसके लिए एक शपथ पत्र एफिडेविट लगता है, उसको आपको यहां देना है, मतलब उसकी फोटोकॉपी। ठीक। 18वां पॉइंट है शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जो एनओसी मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। 19वां पॉइंट है मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र। ठीक, रोकना। तो जो 19वां पॉइंट है मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आप अगर शासकीय सेवक हैं तो आपको एक अभिवचन पत्र देना होगा, आपके एमपीपीएससी की साइट पे फॉर्मेट में मिल जाएगा। देखो उसको भरना कैसे है, साक्षात्कार की तिथि, चलो सबसे पहले हम अभिवचन पत्र, ठीक, ये अभिवचन पत्र भरना है। यहाँ साक्षात्कार की तिथि खाली छोड़ देनी है, विज्ञापन क्रमांक और दिनांक पहला कॉलम हम बता ही चुके हैं आपको, हर बार लिखना वही लिखना। ठीक, परीक्षा का नाम, परीक्षा का नाम क्या है, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024। ठीक, पद का नाम क्या है, सहायक प्राध्यापक और कोष्ठक में अपने विषय का नाम। ठीक है, चलो ये आपकी घोषणा हो गई। अब देखो अभी वर्तमान परीक्षा का आपको फिर से पहला कॉलम आ रहा है, रोल नंबर लिखना है, तो जो भी आपका रोल नंबर हो लिखे। दूसरा कॉलम है आपका नाम, तो जो आपका नाम है आपको वो लिखना है। फिर तीसरा पद का नाम, तो जो पद है आपका वो लिखना है। फिर चौथा लिखना है आपको वर्तमान पद स्थापना, मतलब आप वर्तमान में कहाँ कार्यरत हैं और आपका कौन सा कार्यालय है उसका लिखना है। ठीक, फिर पांचवा आपको लिखना है विभाग, ठीक है, किस विभाग के अंतर्गत आप कार्य करते हैं। ठीक, छठा पॉइंट है आपको लिखना है इसमें आवेदन के दिनांक पर शासकीय सेवक थे या नहीं, तो आपको इसमें लिखना है हाँ या फिर नहीं। ठीक, जब आपने, हो सकता है कि जब फॉर्म भरा हो तब आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई हो, उसके बाद हुई हो, तो आपको उस तरह से, जब ज्वाइनिंग नहीं हुई हो तब नहीं लिखना है। अगर आप पहले से ज्वाइन है फॉर्म भरने के समय तो आपको हाँ लिखना है और अगला ऑप्शन काट देना है। ठीक, चलो साक्षात्कार दिवस पर सरकारी सेवक हूं कि नहीं हूं, तो ये आपको 7वें पॉइंट में लिखना है, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब आप वर्तमान में शासकीय सेवक हैं कि नहीं है वो लिखना है। ठीक, फिर 8वां नियुक्ति का प्रकार, मतलब आपकी नियुक्ति किस प्रकार की है, आप संविदा पे हैं, नियमित हैं या नियमित अस्थायी रूप से हैं, वो भी बताना है। फिर 9वां पॉइंट है आपको इसमें वेतनमान ग्रेड पे सहित जिनमें नियुक्ति है, वेतनमान और ग्रेड पे जिस पोस्ट पर आप हैं उसका आपको बताना है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं 20वें नंबर की। इसमें अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र, जिसमें क्या क्या आएगा, आधार कार्ड लगा सकते हैं, एक कोई लगाना है। ठीक, आधार कार्ड या फिर जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है वो, या पैन कार्ड, या फिर जो आपकी फोटो युक्त बैंक की पासबुक है वो भी लगा सकते हैं। और शासकीय अगर आप कर्मचारी हैं तो आपके द्वारा, जो विभाग के द्वारा, आपके कार्यालय के द्वारा जो आपको आईडी कार्ड दिया जाता है वो भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, इनमें से कोई एक की फोटोकॉपी आपको लगानी है। ठीक, 21वां नंबर का पॉइंट है दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं, अगर आप हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो कि एक सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया जाता है उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। 21वां पॉइंट आता है न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फॉर्म के प्रश्न क्रमांक 4 की कंडिका 16 और जो प्रश्न क्रमांक 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेज, अगर आप पे कोई भी अभियोग या आरोप लगाए गए हैं, उसका केस चल रहा है, तो आपको इस फॉर्म को भरना है, अन्यथा नहीं। ठीक, चलो 23वां आयोग की वेबसाइट पर एक फॉर्म दिया गया है जो कि आपका अभिवचन पत्र होता है कि आप 87% की मुख्य सूची में हैं कि 13% की प्राविधिक सूची में हैं, उससे संबंधित आपको एक फॉर्म भरना है जो कि आपको प्रस्तुत करना है। उस फॉर्म को हम देखते हैं। ठीक, जो 23वां कॉलम है उसमें अभिवचन पत्र भरना है कि आप 87% की सूची में हैं कि आप जो है 13% की प्राविधिक सूची में है उसको। ठीक, देखते हैं इसको।
अभिवचन पत्र में जो लिखा गया है उसके हिसाब से देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो आपको फॉर्म यहां दिख रहा होगा, उसमें विज्ञापन क्रमांक एवं उसका दिनांक। तो हम हर बार आपको बता चुके हैं, आपके अपने विषय का जो विज्ञापन क्रमांक और दिनांक अलग अलग होगा उसको लिखना है। ठीक। परीक्षा का नाम सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024। पद का नाम सहायक प्राध्यापक, पुस्तक में अपने विषय का नाम। आप इस साइड आएंगे तो साक्षात्कार की तिथि लिखी हुई है, जो कि अभी आपकी जारी नहीं की गई है, तो कुछ नहीं लिखना है। रोल नंबर है तो रोल नंबर आपको अपना रोल नंबर यहाँ लिख देना है। फिर घोषणा है आपकी, मैं मतलब आपका नाम। अगर आप पिता का नाम लिख रहे हैं तो पति का नाम काट दें, और पति का नाम लिख रहे हैं पिता का नाम काट दें। नाम श्री या श्रीमान लगाकर ही लिखना है। ठीक। चलो, रोल नंबर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। आज दिनांक आपका जो भी तारीख हो उसका लिखे जब आपका इंटरव्यू होता है वो। ठीक। अब देखो, अगर लड़का है तो उसके लिए हुआ है, ठीक, और लड़की है तो उसके लिए हुई लिखा हुआ है। तो जो लड़का है वो स्त्रीलिंग वाले शब्दों को काट दे, और अगर कोई लड़की है तो वो पुल्लिंग वाले शब्दों को काट दे, ध्यान रखना। ठीक। चलो, आपको किस सूची में शामिल किया गया है? अगर आपको मुख्य सूची में शामिल किया गया है तो मुख्य इस तरह से लिखना है, और जो प्रावधिक लिखा हुआ है उसको काट दें। ठीक। अगर आप प्रावधिक में हैं तो प्रावधिक लिखे, मुख्य को काट दें, ध्यान रखना। ठीक। चलो, फिर आपने सारा पढ़ लिया। उसके बाद दिनांक। तो दिनांक वाले चैप्टर में आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं या जमा कर रहे हैं वो वाली तारीख, और स्थान मतलब आप जहां से फॉर्म भर रहे हैं, या फिर इंदौर का पता भी, मतलब इंदौर का नाम लिख सकते हैं। फिर इस साइड आएंगे, अभिवचनकर्ता अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आपके साइन करें, नाम लिखे, रोल नंबर लिखे, और जो आपका पता है वो लिखें। ठीक। तो ये आपका अभिवचन पत्र कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक बार फिर से परिशिष्ट को देखेंगे। परिशिष्ट में आपका लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, कोई अन्य दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहते हैं। इन 23 कॉलम के अलावा भी अगर आपको कोई अपने कार्य का प्रमाण पत्र किसी एनजीओ में या कहीं आपको सम्मानित किया गया है, कोई विशेष प्रमाण पत्र आपको किसी एक्टिविटी में भाग लेने के लिए मिला है, तो वो आप यहाँ लगा सकते हैं और उसके बारे में आयोग को बता भी सकते हैं। तो एक तरह से वो आपको अपनी पर्सनालिटी में एनहांस को दर्शाता है। ठीक है। तो दोस्तों, हमने इस पूरे साक्षात्कार के फॉर्म को भर लिया है, और अब आपको क्या करना है, इस परिशिष्ट को भरने के लिए आपको यहां दिख रहा होगा परिशिष्ट, जिस पृष्ठ क्रमांक से शुरू होता है और जिस पृष्ठ क्रमांक पे खत्म होता है वहां तक लिखना है, और जो पृष्ठ है उनकी कुल संख्या कितनी है उसको लिखना है। ठीक। तो इसमें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हमारे नंबर्स भी दिए गए हैं, और जो कमेंट सेक्शन वाला पोर्शन है वहां पे आप कमेंट करिए, हम आपको आपकी समस्या का हल बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। कोई भी दिक्कत आए हमको सूचित करें, हम आपकी समस्या का निवारण करेंगे। और हम इस STICS के प्लेटफॉर्म पर आपको पूरे इंटरव्यू का गाइडेंस प्रदान करेंगे। आप हमारे साथ जुड़कर, ये पूरी सहायक प्राध्यापक की परीक्षा का साक्षात्कार है, क्योंकि मैं MPPSC सिविल के लगातार 2018 से 24 तक 7 साक्षात्कारों में सम्मिलित हुआ हूं। राज्य सेवा परीक्षा 2023 और 2024 की अंतिम चयन सूची में चयन सूची में मैं आया हूं, और मेरे 2 इंटरव्यू कॉल असिस्टेंट प्रोफेसर 2022, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 दोनों के रहे हैं। साथ ही मेरा पॉलिटिकल साइंस से JRF भी है। तो मैं आपको इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बता सकता हूं। हम सभी मिलकर एक बहुत अच्छे डिस्कशन के साथ चयन सूची में अपना स्थान बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और जो फीस है वो हमारे ब्रोशर पे दी हुई है। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन में कुछ जो है हमारा, हमने उस पर ऑफर दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप 14 तारीख से पूर्व या 14 तारीख तक आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए एक विशेष ऑफर है। ठीक है। धन्यवाद।